आपको पता है आपकी स्किन आपको दुनिया से कनेक्ट करके रखती है, जिससे कि आपको कैसा फील होता है, जो आपके इमोशंस आते हैं वो सब इसी के थ्रू आपको फील होते हैं। लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि कैसे आपकी स्किन काम करती है। तो सबसे पहले मैं आपसे फंगल इन्फेक्शन के बारे में बात करूँ, उसका सबसे मेजर रीजन क्या है? सो मैसेसन ऑफ द स्किन, मान लो दो बंदे लगातार बैठे रहते हैं, उनका पसीना आता रहता है और जो स्किन मैसेज रहती है, तो वहाँ पे दे प्रीडिस्पोज टू द इन्फेक्शन विद द डर्मेटोफाइट्स। दैट इज अ वन थिंग। तो कैसे ये ट्रीट होता है और इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है? ये परमानेंट है, बिल्कुल ट्रीटमेंट है इसका या नहीं है? 100% है, कोई डाउट नहीं है। वी कैन इरेडिकेट इट कंप्लीटली इफ वी प्रोवाइड द पेशेंट इज प्रॉपर ट्रीटमेंट। हेयर फॉल सर्दियों में और पानी की वजह से सिटी एरिया में जो ज़्यादा लोग रहते हैं उनके बहुत ज़्यादा हेयर फॉल देखने को मिलते हैं। ये कॉमन प्रॉब्लम बनती जा रही है। उनकी कमी की वजह से बहुत हेयर गिरते हैं, जो कि फीमेल्स में बहुत कॉमन है। नंबर 2, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, जो कि इंडिया में हम बहुत नोटिस करते हैं, तो उसके लिए भी हमारे को देखना चाहिए। और ऑफ कोर्स जो थायराइड ग्लैंड है, जिसमें थायराइड हार्मोन की कमी होती है, और उनमें लोगों में स्किन भी ड्राई होती है और बाल बहुत तेजी से गिरते हैं। जैसे हमने अभी हेयर फॉल पे बात करी, ऐसे एक और टॉपिक है जैसे कि जिसको हम एक्ने बोलते हैं, जो यंग एज में हो जाते हैं और काफ़ी लोगों के तो गड्ढे भी पड़ जाते हैं। ये गट की वजह से भी होता है, जब पेट में जैसे गर्मी बढ़ने लगे तो उसकी वजह से भी होता है कि फेस पे एक्ने आना स्टार्ट हो जाता है, उसकी वजह से भी। ना, ये एक मिथ है, एक्चुअली गर्मी की वजह से नहीं होते। तो मेन काम मैंने आपको बताया ना, तो ग्लैंड एक्टिविटी बढ़ जाती है सीरियस है। तो तली हुई चीज़ें, जंक फूड, ये अवॉइड करना चाहिए। जिस एज ग्रुप में जिसमें बच्चे जंक फूड खाते हैं और तली हुई चीज़ें खाते हैं, पराठा खाते हैं, समोसा खाते हैं, उनमें एक्ने की सबसे ज़्यादा कॉमन है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द वाइट कोट के एक नए एपिसोड में। मेरा नाम अनुज है और आज हमारे साथ हैं एक हाईली एक्सपीरियंस क्लिनिकल डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर, जिनका 40 साल का एक्सपीरियंस है एंड वो रिसर्चर भी रहे हैं एंड प्रोफेसर भी रहे हैं। वो बताएंगे हमें कि कैसे आपकी स्किन काम करती है। सो डॉक्टर, वेलकम टू द वाइट कोट टॉक्स। I'm Dr. Vijay Kumar Garg. So I did my MBBS far away from the place in Tamil Nadu, Pondicherry, where I did my medical education. I worked for at least 4-5 years as senior resident and even assistant professor. Then I moved to Delhi, and I was in Lady Hardinge Medical College for 6 years. Afterwards, I went to Nepal and Dharan, that was the Government of India Project Medical College, where also I was there. I started postgraduate education course, and even after coming back from that, I was in Maulana Azad Medical College, and I was there up to 2018, and I took a VRS and then joined the Santosh Medical College, and now I retired from Santosh Medical also, and I'm working in my clinic, that is Vinayak Skin and Cosmetology Clinic in Rohini Sector 18, Delhi 110089. Something I feel I've done clinical work, research, postgraduate teaching, management of the patients in all the hospitals, almost possible. So सर, जैसे मैंने जाना कि आपको 40 साल का एक्सपीरियंस है एंड आपने रिसर्च भी कर रखी है ना, आपने कॉलेजेस में भी पढ़ाया है ना, आप प्रोफेसर भी रह चुके हैं। तो सर मैं जानना चाहूँगा, जैसे आपका क्लिनिक है विनायक क्लिनिक करके, तो आपका ओपीडी डे कैसा रहता है? No, Vinayak Clinic, Cosmetology Clinic जो है, I started in 2019 only. And that time I was employed in Santosh Medical College. So I was working only at the evening time, after 6:30 to 8:30, and it was used to be hectic because I used to come from Ghaziabad and then come to my clinic, reach here at 5:30, start my work at 6:30 again, and at least I used to see 5 to 6 patients in 2 hours. And more than that, if you want to see the patient, then you will not be able to justify with the patient. So it was hectic. But now, after retirement from the Santosh Medical College, I am now started full-time practice. And commonly, what we see, whether it is winter or summer, some profile different. Say, for example, infections are more common in summer. That is fungal infections, especially bacterial infection, and while especially the chicken pox is very common during change of weather. But now winter, it starts with the effect of winter on the skin. So maybe that may leave behind the dry skin
other problems. And other cases, what we see, very commonly we see, is the acne patients with pigmentation of the face, scarring. And then most commonly patient are melasma and contact pigmentation by especially those patients who apply dye in their hair. Then second thing, they apply oils, especially the one uses सरसों का तेल जो होता है वो बहुत ही पिगमेंटेशन करता है. और अलग फीचर्स लाइक ना फीमेल्स में क्या होता है कि दे अप्लाई परफ्यूम्स and they apply lot of the scents and all those things, so that also sometimes cause a pigmentation of the face. Then we commonly see the hair fall cases, very common. Male भी female में, male में जो है people they are worried, young people, androgenetic alopecia, then of course diffuse hair loss, and in female also we see a lot of hair loss patients, especially the diffuse hair loss following maybe see what happens, there are so many causes which we will discuss, or maybe in other question we will discuss these things, what are the causes of hair loss and all those things. And other things what I have seen in private practice is the sexually transmitted disorders. And sexually transmitted disorders, especially herpes genitalis, is very common. And then condyloma acuminata is very common. Although syphilis, we have not seen many cases in private practice, one or two cases now, because what we know that viral infections, because herpes and condyloma acuminata, they are the viral infections, they are taking over the bacterial infection. तो डॉक्टर, जैसे आपने हर्पीज के बारे में बताया, एक्ने एंड पिगमेंटेशन एंड फंगल इन्फेक्शन के बारे में बताया, तो सबसे पहले मैं आपसे फंगल इन्फेक्शन के बारे में बात करता हूँ. तो आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा जैसे विंटर सीजन आ रहा है, ठीक है, उसमें भी बहुत लोगों को फंगल इन्फेक्शन गर्मियों में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, तो उसका सबसे मेजर रीजन का क्या है कि जो फंगल इन्फेक्शन है वो जो हमारी स्किन में जो है ये सिर्फ डर्मेटोफाइटिस जो सुपरफिशियल फंगल होते हैं उनकी वजह से होता है. तो वो क्या होता है, एक तरह का फफूंदी लगने के बराबर है, जैसे ब्रेड में फफूंदी लग जाती है उसमें. सो क्या करना है, मतलब क्यों होता है, हमें सबसे बड़ा ध्यान देना है, पेशेंट को काउंसलिंग करनी है, क्यों होता है, प्रिवेंट करना है. सो मैसेशन ऑफ द स्किन, मान लो जो बंदे लगातार बैठे रहते हैं, उनका पसीना आता रहता है और जो स्किन मैसेट हो जाती है, तो वहां पे दे प्रीडिस्पोज टू द इन्फेक्शन विद द डर्मेटोफाइट्स. दैट इज वन थिंग. Then other things which we commonly see is the groins, where groins में जो है बहुत कॉमन है, इवन बटक्स में भी बहुत कॉमन है. तो क्या होता है कि यहाँ भी लोगों का काम जो है बैठने का काम है ज्यादातर, और लोगों के मतलब ह्यूमिडिटी में क्या होता है कि वहाँ पे पसीना वगैरह आता है, वहाँ मैसेट हो जाता है, वहाँ भी होता है. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हाइजीन. इफ यू डोंट कीप प्रॉपर हाइजीन, then also this also we are living in overcrowding, we are sharing our clothes, we are sharing our caps, and lot of things are there which can transmit the fungal infection. And the fomite transmission is not very common, but still it is known. Now second thing is important is predisposing factors. Now India is a country where now diabetes type 2 is on increase. And people say the incidence of 2 to 3%, and now at least the prediction is that sometime we'll have more than 20 crore patients in India. So that is one of the predisposing factor, the uncontrolled blood sugar, which causes the infection. Then there are other factors also there. So there are beside this endocrine factor is there, then metabolic factors are there, then things are there that which you have to look into that thing. एंड उसका बात करके हमारे को प्रॉपरली पेशेंट को एजुकेट करना चाहिए. सो ये तो हो गया कि किस तरीके से होता है. अब हम प्रिवेंट तरीके से समझें तो कैसे ये ट्रीट होता है और इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, ये परमानेंट है या बिल्कुल ट्रीटमेंट है इसका या नहीं है, उस चीज पे भी बात करते हैं. देखो, फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट 100% है, कोई डाउट नहीं है. वी कैन इरेडिकेट इट कंप्लीटली इफ यू provided the patient takes proper treatment. And nowadays what is happening, we require longer duration of treatment. See, there are two types we manage. One give we topical therapies and we give systemic therapy. Now topical therapy, there are various things are there, because what I have seen in practice, people usually they avoid
specialist doctor, they go to a chemist and they purchase certain medicine from the chemist. What chemist does? He gives a combination of 4-5 medicines. Pure antifungal drug he never gives. He gives because he thinks ये रामबाण दवाई है, कोई ना कोई तो लगेगी. फंगल इन्फेक्शन का भी दे दिया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन का भी दे दिया, स्टेरॉइड भी लगा के दे दिया, और ऐसे ही कुछ 4-5 चीजें मिला के उसको दे दी. उससे दिक्कत क्या होती है? थोड़ी बहुत तो फर्क पड़ता है 1-2 दिन, लेकिन उसके बाद वो फ्लेयर अप बहुत ज्यादा हो जाता है क्योंकि इफेक्ट तो होता नहीं उसका. तो इसलिए बहुत जरूरी है फंगल इन्फेक्शन के लिए हम किसी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें और कंसल्ट करके प्रॉपर ट्रीटमेंट दें, स्पेशली दी एंटी फंगल टॉपिकल थेरेपीज एंड सिस्टमिक थेरेपी. हो सकता है कि आज की डेट में क्या हो रहा है कि पहले तो थोड़ा कम मतलब ड्यूरेशन चाहिए था, लेकिन इतना ग्रो हो गया फंगस का, सम पीपल दे क्लेम दे कोई रेजिस्टेंस भी हो सकता है, लेकिन हमने देखा डोज बढ़ाने से, लंबा ड्यूरेशन तक देने से फॉर एग्जांपल टीनिया क्रूस है, टीनिया कॉर्पोरस है, जो ग्रोइन में होता है, बॉडी पे होता है, उसके लिए अगर जो हम जो फॉर एग्जांपल वी गिव फॉर इंस्टेड ऑफ 6 weeks to 8 weeks we give for 3 months, we and slowly we stop the treatment. तब देखते हैं कि बहुत ज्यादा फायदा होता है. तो इसलिए मेरे ख्याल से क्या है कि हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए पेशेंट को, और अपना जो अंडरलाइन कोई कॉज है तो उसको इन्वेस्टिगेट करके उसको कंट्रोल करना चाहिए, जो सब कुछ अवेलेबल है. बेशर्त कि पेशेंट इसके लिए तैयार हो और वो प्रॉपर ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास, स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास ले जाके. अगर जो क्योंकि देखो हमारे कंट्री में कोई कंट्रोल है नहीं, और केमिस्ट अपनी मर्जी से कुछ भी ट्रीटमेंट देता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए बहुत जरूरी है कि एंटी फंगल ट्रीटमेंट सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड होना चाहिए, ना कि जो कोई भी ओवर द काउंटर कोई भी ट्रीट कर दे. बिल्कुल. तो वो तो है, काफ़ी कंट्रियों में ये है कि आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के मेडिसिन ले ही नहीं सकते, बट इंडिया में ऐसा नहीं है. इंडिया में आप किसी भी केमिस्ट पे जाके अपना ट्रीटमेंट खुद से करना स्टार्ट कर देते हो, तो उसकी वजह से मेजर रीज़न मतलब कारण बढ़ जाते हैं कि आपका वो प्रॉब्लम ट्रीट नहीं होती है प्रॉपर तरीके से. नहीं, क्या है कि कुछ देखो ऐसा अभी गवर्नमेंट कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है कि भाई हम कुछ दवाइयाँ ऐसी जो सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड हो. तो हो सकता है कि देखो बिकॉज बाहर की कंट्रीज जितनी भी हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, यूएसए है, सब में जो मेडिसिन है वो प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड है. उसके अलावा उनको मेडिसिन ओवर द काउंटर मिलती नहीं है. इसलिए वो समाउ इंडिया में भी हमारे को ये करने की जरूरत है. नहीं बिल्कुल, ये अवेयरनेस तो होनी चाहिए जिसकी वजह से लोगों को पता चले कि ये चीज़ें कितनी मेजर लेवल पे ख़राब हो सकती हैं अगर आप प्रॉपर डॉक्टर से ट्रीटमेंट नहीं लेते हो या कंसल्ट नहीं कराते हो. तो ये तो है. तो सर जैसे मैं बात करूं, अभी जैसे हमने फंगल इन्फेक्शन की बात करी, और हमें लगता है कि साइंटिफिक तरीके से प्रॉपर चीज़ें पता भी लग रही हैं आपके थ्रू, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे अभी विंटर सीजन आया और उसकी वजह से ड्राई स्किन हो जाती है और उससे स्किन फटने भी लगती है, तो विंटर में आने पे ही क्यों होता है और ये क्यों नहीं ये ज़्यादा बढ़ती जा रही है और क्यों ठीक नहीं हो रही है? विंटर में जो है एक चीज हमें देखनी पड़ेगी, इसमें लो एम्बिएंट ह्यूमिडिटी है, कोल्ड टेम्परेचर है, रिड्यूस सीबम प्रोडक्शन, 3 चीजें इंपॉर्टेंट है. उसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से स्किन ड्राई हो जाती है, बेरियर डिसफंक्शन हो जाता है, एंड एग्रीवेशन ऑफ मैनी डर्मेटोसिस, जो प्री एग्जिस्टिंग डर्मेटोसिस है वो भी एग्री होता है, वो भी बढ़ जाते हैं. तो इसलिए हमारे को बहुत चीज ध्यान रखना चाहिए. प्रॉपर विंटर केयर का जो है दैट इज द बेसिस ऑफ प्रिवेंटिव डर्मेटोलॉजी एंड पेशेंट एजुकेशन. इज वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, अब क्या होता है, देखो एक्चुअली में होता क्या है, हम देखते हैं कि लो ह्यूमिडिटी के कारण क्या होता है, जैसे जो ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस है वो बढ़ जाता है, स्किन में से वाटर लॉस ज्यादा होता है. कोल्ड वेदर से क्या होता है कि हमारी जो सुपरफिशियल जो वेन होती है वो सिकुड़ जाती है, और उसमें उससे भी जो है हाइड्रेशन जो है क्यूटेनियस हाइड्रेशन, स्किन का हाइड्रेशन कम हो जाता है. अच्छा, दूसरा क्या होता है, हीट, क्योंकि इसमें क्या होता है स्वेट कम हो जाता है. स्वेट कम होने से क्या होता है कि सीबीएसएस एक्टिविटी भी कम हो जाती है. अच्छा, लोग फिर क्या होता है ज्यादातर हॉट बाथ लेते हैं, सोप यूज करते हैं, उससे नेचुरल जो जो लिपिड होती है ना स्किन की वो भी निकल जाती है. तो इससे और भी सूखापन बढ़ जाता है, जीरोसिस बढ़ जाता है. एंड इससे क्या होता है, जीरोसिस बढ़ने से क्या होता है, स्किन में माइक्रो फिशरिंग होने चालू होती है कि फटने लग जाती है और दर्द होने लग जाता है. फिर उसके बाद एक इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है, देन खुजली होती है,
और इससे हमारे को ये जो है जो बैरियर मैंने बोला ना, जैसे डिकम्प्रोमाइज हो गया, कंप्रोमाइज हो गया, उसकी वजह से इन्फेक्शन होने चालू हो जाते हैं। तो ये कॉमन प्रॉब्लम इंटर की हमारे स्किन में। और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, एक तो जैसे मैंने बताया ना, ड्राइनेस के अलावा जो स्किन में क्रोनिक डिसऑर्डर्स हैं वो बढ़ जाते हैं। सोरियासिस है, विंटर में बढ़ जाती है। और भी जितने ड्राई रिलेटेड जहाँ वो समर में विंटर में बढ़ने की संभावना होती है। देन इन्फेक्शंस, एज आई टोल्ड यू, सेकेंडरी इन्फेक्शन, स्पेशली बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, एंड वो तो है लिप और म्यूकोसल, तो ड्राइनेस की वजह से इशू रहता ही है, वो फट जाते हैं। और हेयर एंड स्काल्प में क्या होता है कि बिकॉज ऑफ दिस थिंग डैंड्रफ बढ़ जाता है। क्योंकि क्या होता है कि सीबम जमने लग जाता है, उसकी वजह से स्केलिंग बढ़ती है, तो वो जो हम देखते हैं कि इसके पेशेंट भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये हमें ध्यान रखना है कि भी कौन सी इस चीज से क्या इफेक्ट होता है। अब इसके हमारे पास क्या प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, हमको कैसे मैनेज करना है। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है जो हमारे को मैनेज करने के लिए, हमें जो स्किन की इंटीग्रिटी उसको हमें मेंटेन करना है। एंड जो प्री एग्जिस्टिंग डर्मेटोलॉजिस्ट है उनको फ्लेयर ऑफ से बचाना है। तो ये हमारे को करना है। इसलिए हम जनरल मेजर में क्या कर सकते हैं, एक तो हम वॉशिंग जो है, एक्सेसिव वॉशिंग कर सकते हैं, ज्यादा गर्म पानी की बजाय लुकवार्म वाटर यूज कर सकते हैं, और बात भी मतलब लंबे टाइम से लेने के बजाय छोटा टाइम दे, 10 मिनट से कम में अपना कर लेंगे। फिर मतलब जो ये डिटर्जेंट का यूज ना करें। और क्लिंजर जो है ना, स्पेशली क्या होता है, हम जो हमारे इंडिया में सोप मिलते हैं वो अल्कलाइन सोप है, उनकी पीएच 9 से ज्यादा होती है। तो अब उसके क्या करना चाहिए, हमारे को ऐसे सोप यूज करने चाहिए जो लिपिड इनरिच्ड हो और जिसका पीएच बैलेंस्ड हो, 5.5 से 6 के आसपास हो। उन सोप को यूज करने से हमारे स्किन का हाइड्रेशन बहुत रहता है। देन रबिंग, हमें जैसे हम बहुत ज्यादा रब करते हैं स्किन को, वो अवॉइड करना चाहिए। उससे भी हमारा कहता है कि क्योंकि वो स्किन फटने के चांस रहते हैं। तो फिर हम मॉइस्चराइजर, हमें जो है बात के इमीडिएटली, सबसे बड़ी चीज फायदेमंद है सर्दियों में, हम बात के इमीडिएटली हम मॉइस्चराइजर यूज करें। उससे क्या होगा कि उसमें दैट इज कॉल्ड सोक एंड सील मेथड। मतलब क्योंकि हाइड्रेशन है, उसके बाद हमने मॉइस्चराइजर लगा दिया तो सील हो गया, है ना, वो उससे बढ़ता है। अच्छा, जो ह्यूमिडिफायर्स है उनका यूज भी फायदेमंद रहता है। उससे क्या होता है, ड्राइनेस बचती है। भाई प्रोटेक्टिव क्लोथिंग है, जैसे कॉटन के इनर लेयर है, एंड वूल का डायरेक्ट कांटेक्ट हमें बढ़ाना चाहिए, क्योंकि एटोपिक डर्मेटाइटिस का ही प्रॉब्लम है, सर्दियों में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि ये वूल सेंसिटिव है। एंड हाइड्रेशन लाइक ओरल फ्लूइड्स वो इम्पोर्टेंट है। एंड ऑफ कोर्स मॉइस्चराइजर्स तो मैंने बताया वो बहुत ज्यादा यूजफुल है। अब मॉइस्चराइजर भी किस टाइप के होने चाहिए, तो मॉइस्चराइजर भी 3 टाइप के होते हैं। एक्चुअली जो मार्केट में मॉइस्चराइजर मिलते हैं वो भी 3 टाइप के होते हैं। एक तो होता है ओक्लूसिव मॉइस्चराइजर, तो पेट्रोलेटम है, मिनरल ऑयल है, लेनोलिन है। देन एक ह्यूमेक्टेंट होते हैं जिसमें ग्लिसरीन, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, यूरिया, दे आर ऑल मेडिकेटेड दिस थिंग। और इमोलिएंट्स में फैटी एसिड होता है, सीरेमाइड्स होते हैं। तो ये सब जो है ना, इसके लिए हमारे को ये हम यूज कर सकते हैं। और इनसे भी हम अगर डॉक्टर से सलाह लें तो बेटर आपको सलाह कर देता है, ओवर द काउंटर सलाह न ले। दूसरा, व्हाट इज आइडियल मॉइस्चराइजर? आइडियल मॉइस्चराइजर क्या होता है, मतलब हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं कि भी आइडियल मॉइस्चराइजर हमारे स्किन के लिए? एक तो ऑक्लूसिव, ह्यूमेक्टेंट एंड इमोलिएंट, तीनों इफेक्ट एज आई टोल्ड यू ना, वो होने चाहिए। नॉन फ्रेगनेंट जो है, पीएच जो उसकी बैलेंस होनी चाहिए, और हमको दिन में कम से कम 2 से 3 बार अप्लाई करना चाहिए। एंड सीवियर जो मान लो ड्राइनेस है, बहुत ज्यादा ड्राइनेस, भाई वो आजकल जेनेटिक ड्राइनेस भी होती है, दैट इज कॉल्ड इक्थियोसिस वल्गरिस, इक्थियोसिस सेक्स डिटरमाइंड इक्थियोसिस, लैमिनर इक्थियोसिस। इनमें हमारे को जो है यूरिया बेस्ड क्रीम, लैक्टिक एसिड बेस्ड क्रीम, सेरेमाइड बेस्ड क्रीम वो यूज करनी चाहिए, वो बहुत फायदेमंद होती है। और ऑफ कोर्स जो नए तरीके आजकल नए आ रहे हैं, जैसे नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर है ना, वो बैरियर रिपेयर क्रीम है, जैसे जिनमें कोलेस्ट्रॉल सेरेमाइड होता है, 3 फैटी एसिड की रेशो जो होती है वो 3:1:1 होती है। तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे फैक्ट हैं। एंड ऑफ कोर्स जो है, हम जैसे बायोमिमेटिक लिपिड्स एंड नॉन लिपिड फॉर्मुलेशन भी यूज करते हैं। दूसरा क्या होता है कि हम हेयर स्कैल्प का कैसे करें,
वो भी मैंने बोला ना। जैसे हेयर स्कैल्प से आपने बात किया, तो हम हेयर में एक बार बात करें तो हेयर हेयर लॉस वाला बड़ा टॉपिक है। लोगों की काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है कि हेयर फॉल सर्दियों में और पानी की वजह से सिटी एरिया में जो ज़्यादा लोग रहते हैं उनके बहुत ज़्यादा हेयर फॉल देखने को मिलते हैं, तो ये कॉमन प्रॉब्लम बनती जा रही है। एक्चुअली जो हम बात कर रहे हैं, जो हेयर फॉल की जो बात कर रहे हैं, अब हेयर फॉल बहुत कॉमनली है। अब किस लोगों में क्या है हेयर फॉल का, हमारे को देखना क्या है कि कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, वो बहुत जरूरी है। जैसे मैं बता दूं, जो कॉमन हेयर फॉल है हमारे, जो मेल एंड फीमेल में जो है वो अलग अलग तरीके से है। जैसे मेल में एंडोजेनेटिक एलोपेशिया है ना, ऐसे ही फीमेल में भी एंडोजेनेटिक एलोपेशिया होता है। अब क्या होता है कि ये क्या है, ये जेनेटिक बेस्ड है। और दूसरा इसमें क्या होता है कि जो हार्मोन जो होते हैं, स्पेशली टेस्टोस्टेरोन जो है, वो बहुत ज्यादा वो होते हैं, मतलब वो बढ़ जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि यंग एज में, तो हम अगर जो देखें, इसके लिए हमारे को क्या करना चाहिए, हमें साइकिल देखें, मान लो हेयर लॉस की हम साइकिल देखें, 3 तरह की साइकिल है। मतलब हेयर जो 3 साइकिल में गुजरता है, दैट इज एनाजन, टीलोजन, कैटालन फेज। जब टीलोजन हेयर जो कि 2-3 महीने लास्ट करता है और वो गिरने लग जाता है, तब वो बाल ज्यादा गिरते हैं। अब उसको हमें करना कैसे है? अब मान लो, अब जैसे कोई भी बंदा है, अब वो हमें डिसाइड करना है कि भी एलोपेशिया तो देखो कॉमन भाषा में कहते हैं, जिसमें पार्शल लॉस हो या कंप्लीट लॉस हो, जहाँ पे हेयर नॉर्मली ग्रो करते हैं। अच्छा, देखो नॉन स्कारिंग एलोपेशिया भी होता है, दैट इज डिफ्यूज होता है, लोकलाइज भी हो सकता है, स्कारिंग भी हो सकता है, नॉन स्कारिंग भी हो सकता है। अच्छा, मैंने जैसे बताया कि एंडोजेनेटिक एलोपेशिया इज द मोस्ट कॉमन कॉज, पैटर्न हेयर लॉस, एंड दूसरा जो है टीलोजन एफ्लुएम। टीलोजन एफ्लुएम में क्या होता है, जो डिफ्यूज शेडिंग ऑफ द हेयर। एक बार में जैसे मैं साइकिल बताऊं ना, एनाजन हेयर जो होते हैं, जो ग्रोइंग हेयर होते हैं, 85% हेयर हमारे एनाजन फेज में होते हैं। तो वो हेयर जो होते हैं, क्या होते हैं कि वो सडनली दे आर रिक्रूटेड इनटू टीलोजन फेज, तो वो एक साथ गिरते हैं, तो हमें महसूस होता है। जबकि 1% हेयर नॉर्मली होते हैं करंट में। 1% हेयर का मतलब, अगर जो हम 100 बाल डेली तक बोले तो नॉर्मल होते हैं, लेकिन जब 100 से ज्यादा बाल डेली गिरते हैं, वो हमारे चिंताजनक विषय, चिंता का विषय है। और उसमें उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा हम बंदे को क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, नहीं क्या दे सकते हैं। अच्छा, फिर अब जैसे मैंने बोला आपको, जैसे नॉन स्कारिंग एलोपेशिया, नॉन स्कारिंग में एंडोजेनेटिक रिवर्सिबल है। नॉन स्कारी इसे और सिंपल तरीके से समझे तो नॉन स्कारिंग से मेरा मतलब है, दो स्कारिंग का मतलब होता है सिर में जो है ना, वो स्कार बन जाना, बालों के साथ साथ वही मोटे मोटे वो हो जाते हैं, खास से बन जाते हैं। लेकिन जैसे अब एंडोजेनेटिक एलोपेशिया, मेल पैटर्न एलोपेशिया, मेल में फीमेल में है, वो जो है वो हार्मोन बेस्ड है, उसमें कोई स्कारिंग नहीं होती, स्किन प्लेन हो जाती है, स्कैल्प की। और जब ये भी तो ना क्या है कि कई बार सब एक लोकलाइज पैच होता है, एक दो, जिसको एलोपेशिया एरिटा बोलते हैं। एक एलोपेशिया टोटलिस होता है, जैसे पूरे स्कैल्प के हेयर गिर जाए। एक एलोपेशिया यूनिवर्सली होता है, पूरी बॉडी की हेयर गिर जाए। ये भी देखने में आता, काफी कॉमन है, ऐसा नहीं है कि अनकॉमन चीजें हैं। नाउ अब जैसे हम कहते हैं कि फीमेल पैटर्न एलोपेशिया और मेल पैटर्न एलोपेशिया, जैसे फीमेल में क्या है ना, वी हैव सीन 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि परेशान है पेशेंट। एक तो हमें डेफिशिएंसी देखने, आयरन की डेफिशिएंसी, उनकी कमी की वजह से बहुत हेयर गिरते हैं, जो कि फीमेल्स में बहुत कॉमन है। नंबर 2, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, जो कि इंडिया में हम बहुत नोटिस कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हमारे को देखना चाहिए। और ऑफ कोर्स जो थायराइड ग्लैंड है, दैट इज जो हाइपोथायराइडिज्म है, जिसमें थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है, और उनमें लोगों में स्किन भी ड्राई होती है और बाल बहुत तेजी से गिरते हैं, वो लोग बड़े परेशान होते हैं। इसलिए हमारे को ये देखना बड़ा जरूरी है। और दूसरा क्या है कि भाई देखो, पोस्टमार्टम जब बच्चा होता है, उसके उस टाइम में क्या होता है, जब डिलीवरी हो जाती है, तो एक साथ बहुत सारे एनाजन हेयर क्या होता है, वो टीलोजन फेज में रिक्रूट हो जाते हैं, और वो एक साथ 4 से 5 महीने में गिरते हैं। तो हमें ऐसा लगता है बहुत ज्यादा हेयर लॉस है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है। हमें पेशेंट को वो देना चाहिए
भाई समझाना चाहिए, उसको कहना चाहिए कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, इसलिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन पीसीओटी एक प्रॉब्लम है फीमेल्स के अंदर, जिसमें कि हो सकता है कि भी हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो। पीसीओडी से कैसे? पीसीओटी मतलब पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज होती है, तो उसमें क्या होता है कि हार्मोन रिलेटेड है वो भी। उनमें भी हमने देखा कि हेयर लॉस काफी होता है, एक्ने के साथ साथ हेयर लॉस भी बहुत होते हैं। तो अब इनमें अब हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? ऑफ कोर्स जैसे ड्रग्स भी हैं, ड्रग्स का भी बहुत तो हमारे को लोग बहुत नहीं, जैसे मैं बालों में समझना चाहूँ कि अगर स्टेज बाय स्टेज हम ये चीजें केयर कर सकते हैं, इन चीजों को अप्लाई कर सकते हैं, इन मॉलिक्यूल्स को अप्लाई कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझें तो कि हेयर फॉल की जैसे फर्स्ट स्टेप आती है कि हेयर फॉल की एक आगे से झड़ना स्टार्ट हो गया, सेंटर से झड़ना स्टार्ट हो गया, या जगह खाली होना स्टार्ट हो गया, या बाल पतला हो गया। तो उन केसेस में अगर फर्स्ट स्टेज पे बंदा है तो वो क्या करे, सेकंड स्टेज पे है तो वो बंदा क्या चीज अप्लाई करे? अब जैसे क्या, अब जैसे कह रहे हैं कि मेल पैटर्न एलोपेशिया है, अब इसी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये क्या होता है कि ये भी बहुत डिफरेंट टाइप का है। जैसे हम कैटेगराइज करते हैं ग्रेड वाइज। एक ग्रेड होता है हैमिल्टन नॉर्वुड, जिसमें हम 8 ग्रेड यूज करते हैं। जब फ्रंटल हेयर लाइन रिसीड हो जाती है ना, बाई टेम्पोरल हेयर लाइन रिसीड और वर्टेक्स थिनिंग हो जाती है, तो उससे हमें लगता है कि ग्रेड 1 टू ग्रेड 2 है। ओके। तो अब ग्रेड 1 ग्रेड 2 में हमने देखा है कि अगर जो हम जाएं, एक तो हम कोई शैम्पू यूज करें, दूसरा मिनोक्सिडिल बहुत अच्छी तरह यूज होता है, बहुत बढ़िया काम करता है, स्पेशली वेरी करती परसेंटेज और डिफरेंट टाइप की फॉर्मेट्स आती है। 10% से 5 से 10% मेल में होता है और फीमेल में 2 से 5% तक यूज होता है, और दे आर वेरी हेल्पफुल। हम फीमेल में भी ऐसे ही ग्रेडिंग कर सकते हैं। टेस्ट कैसे करते हैं? एक क्लिनिकल टेस्ट है हेयर पुल टेस्ट, जिसमें हम कुछ हेयर बाल के निकाल के देखते हैं, उसमें 10% से ज्यादा हेयर निकलते हैं तो हमें लगता है कि हेयर फॉल होने की संभावना है ना। फिर आजकल जो है वो लोग ट्राइकोस्कोपी कर रहे हैं, है ना, डर्मेटोस्कोपी कर रहे हैं, वो सब फीचर है जिससे हमें पता लगता है। बट क्लिनिकल डायग्नोसिस मोर इम्पोर्टेंट है। और ऑफ कोर्स भाई देखो, जिसको बहुत ज्यादा डिटेल में जाना है तो उसकी हम बायोप्सी भी कर सकते हैं, है ना। अच्छा, हार्मोन प्रोफाइल भी जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। अर्ली 20s में जिनके बाल गिरते हैं उनके हार्मोनल प्रोफाइल भी होना चाहिए। एंड अब आप बात कर रहे हैं कि हमें भी स्टेप वाइज कैसे ट्रीटमेंट करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो सबसे पहले तो हमारा क्या है कि टॉपिकल ट्रीटमेंट, एज आई टोल्ड यू। अब टॉपिकल ट्रीटमेंट में जो बेस्ट रूट एंड सब कुछ सही है वो मिनोक्सिडिल सॉल्यूशन ही है। अच्छा, इसमें क्या कि ट्वाइस डेली यूज करना चाहिए, और परसेंटेज एज आई टोल्ड यू भाई, फीमेल में 2 से 5% और मेल में अप टू 10% यूज होता है। तब उसके बाद सिस्टमिक क्या कर सकते हैं हम? सिस्टमिक ड्रग देखी गई है मेल पैटर्न एलोपेशिया, फिनेस्ट्राइड जो है 1 मिलीग्राम डेली लंबे टाइम तक ले। मैंने एक थीसिस भी किया था हमने आज से 10-15 साल पहले, और लंबे टाइम तक जिनको 9 से 12 महीने दिया गया वो बहुत अच्छा ग्रोथ था उनका, बहुत काबिल। एंड एक दूसरा है कि बस लो ऑफ लेवल इंडिकेशन डूटेस्टाइड 0.5 मिलीग्राम देते हैं लोग, लेकिन वो हम ज्यादा यूज नहीं करते। फिर लो लेवल लेजर थेरेपी एक जो यूज होती है ना, ये सब तरीके हैं उनके लिए। ओके डॉक्टर, जैसे हमने अभी हेयर फॉल पे बात करी, ऐसे एक और टॉपिक है जैसे कि जिसको हम एक्ने बोलते हैं, जो यंग एज में हो जाते हैं और काफी लोगों के तो गड्ढे भी पड़ जाते हैं और वो बहुत उससे परेशान हैं, जो ठीक नहीं होते हैं, जिसकी वजह से चेहरा खराब हो जाता है और पिंपल के जाने के बाद वो वहां पे धब्बा पड़ जाता है, जो कि बहुत टाइम लगता है ठीक होने में, कभी कभी नहीं भी होता। तो उन लोगों के लिए क्या आपके लिए उनके लिए सुझाव है, सॉल्यूशन है? एक्चुअली जो है एक्ने आम भाषा में कील वहां से बोलते हैं, चेहरे पे हो जाते हैं। तो क्या एडोलेसेंट एज ग्रुप जो है, स्पेशली 12 to 18 ईयर्स का जो है, इसमें पीक इंसिडेंस होते हैं। ओके। अच्छा, अब क्या होता है, क्या एक्ने जो है ना, क्या होता है, ये होते क्यों है? मतलब सबसे बड़ी चीज ये क्या मतलब रीजन है कि एडोलेसेंट चेंजेस में क्या होता है, जब एडोलेसेंट एज ग्रुप में जाते हैं बच्चे, मेल हो या फीमेल हो, तो उनमें हार्मोन चेंजेस होते हैं। ओके। तो हार्मोन चेंजेज की वजह से एक क्या होता है, सीबेशियस ग्लैंड जो होते हैं शरीर में, जो कि सीबम सीक्रेट करती हैं, वो एक्टिव हो जाती है। ओके। उसके एक्टिव होने से क्या होता है कि भी ऑयली चेहरा हो जाता है, और वो जो सीबेशियस
ग्लैंड से जो है ज़्यादा तेल निकलना और सीरम निकलना चालू हो जाता है। अब वो क्या है कि मान लो वो पोर जहाँ सर्फेस पे ओपन एयर फॉलिकल में ओपन होते हैं तो वो ब्लॉक हो जाएँ, तो उससे क्या होता है कि दाने-दाने हो जाते हैं जिनको कोमेडोन बोलते हैं। वो क्लोज को व्हाइट कोट कोमेडोन भी होते हैं, ब्लैक हेड कोमेडोन भी होते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि जो बच्चे जिनमें सीवियर टाइप का है, यूजुअली क्या होता है कि भई एक्ने जो है ना पर्सिस्ट रहते हैं, क्योंकि धीरे-धीरे ठीक होते हैं। लेकिन एडोलेसेंट एज ग्रुप में अगर जो सब माइल्डर फॉर्म है, माइल्डर से मेरा मतलब है सब कोमेडोन्स है और कुछ नहीं है, लेकिन सब पस्ट्यूल्स है, नोडुल्स हैं, वो सीवियर टाइप में आ जाते हैं। ग्रेड 2, ग्रेड 3, देन स्कारिंग हो गया है ना? नोडुलोसिस्टिक एक्ने है, नोडुल एंड सिस्ट बन गई है चेहरे पे। तो बच्चे को जो है, जो भी एडोलेसेंट एज ग्रुप में बच्चा होता है, उसको बड़ा महसूस होता है कि भई इसका हम क्या करें? अपने चेहरे को ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो एडोलेसेंट एज ग्रुप जब माइल्डर फॉर्म होते हैं तो उनको हम सब कह सकते हैं कि भई तुम जो है अपनी त्वचा का ध्यान रखो, स्किन का ध्यान रखो और वो साफ साबुन पानी से धो और अपना जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाओ और कोई ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब वो सीवियर टाइप के हो जाते हैं, जो पर्सिस्ट करते हैं, एडोलेसेंट एज ग्रुप में पर्सिस्ट करते हैं या एडल्ट एज ग्रुप में आते हैं, तो वो उनको बड़ा महसूस होता है। तो वहाँ पे सीवियरिटी ज़्यादा होने से फिर क्या है कि उसका मैनेजमेंट वाइज़ ट्रीटमेंट है। उसका ट्रीटमेंट मतलब टॉपिकल ट्रीटमेंट भी है, सिस्टमिक ट्रीटमेंट भी है। वो अच्छे ट्रीटमेंट है और उनका टारगेट होता है कि सीबीएसएस ग्लैंड को किसी तरह उसकी एक्टिविटी को कम किया जाए। उसको कम करने के लिए क्या होता है कि भई वो जो है, जो भी एजेंट है, जो भी हम यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, आजकल रेटिनॉइड्स बहुत ज़्यादा यूज़ में है, टॉपिकल रेटिनॉइड्स भी हैं, सिस्टमिक रेटिनॉइड्स भी हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं, उनसे क्या होता है कि वो टारगेट करते हैं कि हम सीबम सीक्रेशन कम हो जाए। लेकिन तो वो अपनी जगह है, वो डॉक्टर की सलाह से लेने चाहिए। वो कभी भी किसी अपने आप से उनकी थेरेपी नहीं करनी चाहिए। तो मैंने देखा है बहुत, जो प्रैक्टिस में सबसे गंदी चीज़ मैंने देखी है, चेहरा जो है मैंने देखा लाल स्ट्रोक हो जाता है और धूप में जाते हो तो ऐसा लगता है लाल हो गया बिल्कुल। क्या कारण है? क्योंकि ये लोग क्या होते हैं कि केमिस्ट के पास जाते हैं, जो इनको एक वही कॉम्बिनेशन वाला ट्रीटमेंट देते हैं, स्टेरॉइड क्रीम देते हैं, जिसकी वजह से जिसको हम टॉपिकल साइड TFTF बोलते हैं, टॉपिकल साइड इफेक्टेड फेस से, वेयर फेस में क्या होता है, वो स्टेरॉइड लगाते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है सारा चेहरा जो है उनके स्टेरॉइड की साइड इफेक्ट से लाल हो जाता है, उसमें स्किन पतली हो जाती है और धूप में जाओ तो ऐसा लगेगा जैसे खुजली इतनी ज़्यादा हो रही हो, लाल चेहरा हो गया है। और कई बार क्या होता है उसमें दाने इतने बढ़ जाते हैं, उन सब के लिए, क्योंकि वो जो है स्किन पतली हो जाना, स्ट्राई बन जाना, और तो ये सब जो है स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट हैं, जो कि हम बहुत कॉमनली देखते हैं यंग पीपल में। इसको रोकने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम भई केमिस्ट से पेशेंट को काउंसलिंग करें। वो केमिस्ट से या अपने जान-पहचान में किसी इंटरनेट से या गूगल से देख के ट्रीटमेंट ना लें। ना करें। हाँ, अच्छा यही है कि आप ट्रीटमेंट जो अपना जो है डॉक्टर की, स्पेशली डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह से करें। और सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं और एडवाइस कर सकते हैं और बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है। इसकी वजह से चेहरा भी खराब ना हो। चेहरा भी खराब ना हो। लेकिन क्या है कि कुछ बंदों में क्या होता है, जब ट्रीटमेंट करते हैं उसके बाद जो है एक तो पिगमेंटेशन रह जाता है। जो स्पेशली वो जो बच्चे होते हैं, जो बंदे हैं जिनको एक्ने है, उनको हाथ से क्या करते हैं, वो निशानों को, मतलब जो बम्प्स है उनको फोड़ने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो निकल तो बाहर जाता है बम, लेकिन बाद में जो है काला पड़ के वो काला दाग जो है चमड़ी पे रह जाता है। अब उसको प्रिवेंट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि उनको बोलो भाई हम इसको हाथों से नहीं दबाना है, रगड़ना नहीं है। फिर दूसरी चीज क्या होता है, जब हील होते हैं, जिनमें हम दवाई देते हैं, मैंने जैसे बताया कि सिस्टमिक भी देते हैं, टॉपिकल भी दवाई देते हैं, उससे क्या होता है कि जो बाद में कुछ चेहरे पे दाग स्कार रह जाते हैं, वो भी डिफरेंट टाइप, छोटे छोटे आइस पिक स्कार हो सकते हैं, बॉक्स स्कार हो सकते हैं, तो वो बड़े स्कार भी हो सकते हैं, तो वो डिफरेंट टाइप के स्कार हैं। और उनके लिए क्योंकि बेसिकली क्या ट्रीटमेंट जो होता है बाद में, फिर उनके लिए और थेरेपी होती है, मतलब PRP एक थेरेपी मैंने पहले भी बताया आपको, वो भी कर सकते हैं, लेजर थेरेपी है, और एक निडल से भी फाइबर स्टैंड को ब्रेक करें तो वो जो है स्किन अपने आप भर जाती है। इसलिए वो बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं
और स्पेशलिस्ट में तो आपको पता ही बताया जैसे मैंने, लेजर ट्रीटमेंट बहुत अच्छा ट्रीटमेंट आजकल, जिसको कि उसको भी हम कर सकते हैं। ओके, तो जो लेजर ट्रीटमेंट है वो तो उनके लिए है ना जो सीवियर सिचुएशन में या वो गड्ढे पड़ गए उनके चेहरे पे, तो उस केसेस में। यस, यू आर ओके। राइट। क्योंकि जो लेजर ट्रीटमेंट है वो गड्ढों के लिए ज़्यादा है, उसको ठीक करने के लिए ये जरूरी है कि वो लेजर का ट्रीटमेंट लें। या फिर मैंने जैसे प्लाज्मा रिच प्लेटलेट रिच प्लाज्मा के बारे में बोला, वो थेरेपी से भी गड्ढे जल्दी ठीक होते हैं। ओके। पिगमेंटेशन का जो चक्कर है वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। वो यूजली एक्ने का पिगमेंटेशन, पोस्ट एक्ने पिगमेंटेशन जाता नहीं है। उसको ठीक करने के लिए हमें प्रिवेंटिव मेजर ही लेनी चाहिए। फिर भी हम वो लोग दवाइयाँ देते हैं, टॉपिकल एजेंट्स यूज करते हैं जो पिगमेंट कम कर देते हैं, और कुछ लोग ग्लूटाथाइन भी यूज कर रहे हैं आजकल। तो वो सब जो है अपनी जगह है, लेकिन जो बेस्ट जगह है कि उसको हम या तो उसे छेड़े नहीं, ये हमारे को काउंसलिंग करनी चाहिए। और देखो एक्ने तो हमें ये भी देखना है, क्योंकि जो हार्मोन बेस्ड एक्ने है, जिनमें क्या कि क्योंकि मान लो टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उनके लिए एंटी टेस्टोस्टेरोन थेरेपी भी लोग सजेस्ट करते हैं। ये गट की वजह से भी होता है जब पेट में जैसे गर्मी बढ़ने लगे, उसकी वजह से भी होता है कि फेस पे एक्ने आना स्टार्ट हो जाते हैं उसकी वजह से भी? ना, ये एक मिथ है, एक्चुअली गट की वजह से नहीं होते। जो मेन कारण मैंने आपको बताया ना, वही ग्लैंड एक्टिविटी बढ़ जाती है, सीबेसियस ग्लैंड। अब वो उसमें कोई बैक्टीरिया, वही प्रोपिनोबैक्टर एक्ने है, वो इन्फेक्ट कर देता है, उसकी वजह से वो इन्फ्लेमेशन हो जाता है, क्योंकि डक्ट ब्लॉक हो जाती है तो उससे इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और साथ में प्रोपिनोबैक्टर में एक्ने उस पर अटैक कर देता है। ये सब मिला जुला के जो है ना एक्ने का कारण बनते हैं। और उससे हम दो लोगों में मिथ है कि भाई फूड रोल ऑफ, लोग मेरे पास पेशेंट आते हैं, वो पूछते हैं भाई हम खाने पीने का कैसे करें। हमारे खाने के लिए हमारे को क्या है कि जो तली हुई चीजें, जंक फूड, ये अवॉइड करना चाहिए। हम कहते हैं कि चॉकलेट भी एक ऐसी चीज है जिससे एक्ने बढ़ते हैं। बात क्या है कि एक्चुअली में हमारे पास अब पेशेंट को, क्योंकि ये जाना गया है, स्टडी किया गया है कि इनकी वजह से जिस एज ग्रुप में जिसमें बच्चे जंक फूड खाते हैं और तली हुई चीजें खाते हैं, पराठा खाते हैं, समोसा खाते हैं, उनमें एक्ने की समस्या ज्यादा कॉमन है। तो ये देखा गया है। तो इसलिए फूड कंट्रोल करने से भी अच्छा होता है, क्योंकि कोई मतलब जैसे मान लो एक पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज है, जिसमें के जो लाइफस्टाइल डिसीज है, उसमें वजन नहीं बढ़ता है। वजन के बढ़ने से ही पॉलीसिस्टिक ओवरी हो जाती है, उससे एक्ने भी, एक्ने स्पेशली सिस्टिक एक्ने और किलाइडल फॉर्म ऑफ एक्ने, वो उनके साथ एसोसिएट होते हैं। तो वो इसलिए लाइफस्टाइल को भी चेंज करने के लिए वेट पेशेंट को कम रखना चाहिए। उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपना जो है ट्रीटमेंट उनको, मतलब जो है काउंसलिंग बहुत अच्छी करें खाने के बारे में, और स्पेशली जो है कि भाई हाथ से छेड़खानी नहीं करें, ज्यादा रगड़े नहीं फेस को, और हल्के हाथ से जो भी फेस वॉश यूज करते हैं, जो भी डॉक्टर की सलाह से, वो हल्के हाथ से करें। अब जो लोग वर्कआउट करते हैं और सप्लीमेंट लेते हैं, उनके फेस पे भी बहुत ज्यादा एक्ने देखे जाते हैं। आजकल क्या है कि देखो, जो वर्कआउट कर रहे हैं वो कुछ एजेंट होते हैं वहाँ पे जो फूड सप्लीमेंट की देते हैं, जो कि जिनके कारण एक्ने हो जाते हैं, स्पेशली एक्ने फॉर्म रैश टाइप का होता है। तो हमें वो यूजली अवॉइड करना चाहिए। हार्मोन थेरेपी भी वो साथ साथ जो है ना, क्योंकि पतला करने के लिए या वजन बढ़ाने के लिए हार्मोन थेरेपी भी देते हैं ये जिम्स वगैरह में। तो उससे क्या होता है कि वजन बढ़ने के साथ साथ जो है वो एक्ने भी आ जाते हैं। तो उसको हमें पेशेंट को एडवाइज करना चाहिए वर्कआउट करने के साथ साथ आप जिम में फालतू की चीजें ना खाएं, और जो काम की चीजें लोग देखो, डाइट में कीटो डाइट भी लोग एडवाइज करते हैं पतला करने के लिए, तो वो सब अल्टीमेटली जो है वो नुकसान करती है, ज्यादा फायदा नहीं करती है। और इनका एक साइड इफेक्ट जैसे मैंने बताया कि एक्ने जो है उनमें भी बहुत कॉमन है। गॉट इट। डॉक्टर, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं एक्जिमा के ऊपर, तो एक्जिमा ज्यादातर देखा जाता है कि लोगों के आंखों के नीचे आ जाता है, और इसका मेजर कारण क्या है, और ये एज क्राइटेरिया, किन एज क्राइटेरिया लोगों को इस साथ होता है? तो एक्जिमा जो है
वो जो हम सिनोनिमसली देखते हैं, एक एटोपिक डर्मेटाइटिस होती है, ओके। जो कि हम ऑनसेट 2 महीने से लेकर 2 साल तक के बच्चे में ऑनसेट होता है, जिसको जो हम बोलते हैं इन्फेंटाइल एक्जिमा। उसके बाद क्या होता है कि चाइल्डहुड एक्जिमा होती है, जो परसिस्ट करती है, और जो है अडल्ट। तो अब 3 तरह के होते हैं एज वाइज ग्रुप में देखा जाए। ये सिनोनिमस एक्जिमा एटोपिक डर्मेटाइटिस के। अब इसमें क्या होता है, क्योंकि स्किन बिल्कुल ड्राई हो जाती है और फ्लेक्सर पार्ट ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, कई बार सिर में भी सिकरी हो जाती है। तो ये इसके लिए हमारे को जो है, क्योंकि एज के साथ ये कम होती जाती है, लेकिन फिर भी हम ये चाहेंगे कि भी इसका ट्रीटमेंट एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर करे, उसके पास पेशेंट जाए और अपना ट्रीटमेंट ले। वो तरह की एक्जिमा जैसे हैं, जैसे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है, एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है, जैसे हम कोई चीज अप्लाई करते हैं फेस पे, उससे एलर्जी होती है। डाई है, या कोई हमने कोई परफ्यूम लगा लिया फेस पे, या कुछ और लगा लिया, कोई भी सब्सटेंस लगा लिया, उससे हमारा फेस जो है एलर्जिक शो करता है। तो दैट इज कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। उन सब चीजों को हमें अवॉइड करना चाहिए। निकल जो है इंडिया में सबसे कॉमन जो है धातु है, जिसकी वजह से एटोपिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होता है। तो इसलिए हमें जो है वो, मान लो कुछ लोग गले में कहते हैं कि भाई सोने की चेन पहनने से होता है, क्योंकि निकल जो है सोने में मिलाया जाता है, तो उसकी वजह से भी एलर्जी होती है। और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे खेतों में, खलिहानों में हम देखते हैं लोग जाते हैं, एयरबोर्न कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है। उसमें क्या होता है कि भाई जो गेहूं के साथ गाजर घास उगती है, उसके जो जब फ्लावर आते हैं, तो वो जो पोलिन ग्रेन हवा में उड़ते हैं कटाई के टाइम में गेहूं की, तो उस टाइम में वो एलर्जी हो जाती है। उससे फेस पे एलर्जी, स्पेशली आईलिड्स पे एलर्जी होती है, कानों के पीछे एलर्जी हो जाती है, और ऐसी एलर्जी होती है कि बंदा परेशान हो जाता है, वो ठीक नहीं होती। उसके भी ट्रीटमेंट के लिए काफी लोगों ने स्टडी किया है, हम लोगों ने भी स्टडी किया है, और दवाइयाँ देते हैं उसके लिए। साइटोटॉक्सिक ड्रग है जो एजोथाइप्रिन है, वो उसके लिए दी जाती है, और वो काफी अच्छा काम भी करती है। तो हमें मतलब एक्जिमा जब हम हमारे ध्यान में आता है, तो हमारे को 2 चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। एटोपिक डर्मेटाइटिस का बहुत जरूरी ध्यान है, दूसरा हमारे को एयरबोर्न कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस का ध्यान रखना जरूरी है। ऑफ कोर्स एज आई टोल्ड यू, अदर चीजें भी हैं, जैसे जो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है वो परफ्यूम्स वगैरह से या कोई और चीज से, किसी रबड़ से, किसी चीज से हो सकती है। गॉट। अब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा पीक पे चल रहा है, और आपने सुना होगा एआई के बारे में, ठीक है? तो मैं पूछना चाहूँगा, हेल्थ केयर में और क्लिनिक्स में कितना यूज़फुल है और किस लेवल पे यूज़ हो रहा है, और डॉक्टर क्या सोचते हैं उस बारे में? डर्मेटोलॉजी जो है वो विजुअल स्पेशलिटी है, मतलब आंखों से देख के जो हम डायग्नोसिस बना सकते हैं, वो हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें कुछ ना कर पाए। नाउ अल्टीमेटली क्या होता है, डीप लर्निंग के बाद क्या होता है, दैट इज कॉल्ड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, जिससे एनालिसिस होता है, और इन तीनों से मिला के कंप्यूटर विजन जो है तैयार होता है। अब इनका क्या है, मतलब मैं जैसे पहले ही बताया आपको, डर्मेटोलॉजी में क्या है कि दे आर मेनली विजुअल, मतलब जो है व्हाट माइंड नोज, दैट इज व्हाट वी सी, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए हम वही करते हैं। तो जो क्लिनिकल इमेज एंड डायग्नोसिस जो एप्लीकेशन इसकी आर्टिफिशियल, स्पेशली जो वेस्टर्न कंट्रीज में मेलानोमा एक कंडीशन होती है स्किन कैंसर की, उसको डिटेक्ट करने के लिए किया है। और उसमें जो भी लाइक जो है डर्मास्कोपिक एंड क्लिनिकल इमेज को हमने क्लासिफाई करने के लिए मेलानोमा वर्सेस बिनाइन नेवी, और उसको हमने देखा है कि वो काफी अच्छा काम करती है। टेली डर्मेटोलॉजी है, जिसमें स्मार्ट फोर एप्लीकेशन जो होती है फॉर ट्राइज एंड प्रिलिमिनरी डायग्नोसिस, उसमें क्या होता है कि रिमोट एरिया में हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे मतलब जो कि क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर नहीं मिलते, तो क्योंकि आजकल मोबाइल फोन की सब जगह एक्सेस है, और स्पेशली स्मार्टफोन सब जगह अवेलेबल है, जहाँ भी इंटरनेट है वहाँ अवेलेबल है। तो वो लोग डॉक्टर से ना करके वो इस एप्लीकेशन से वो रिमोट एरिया में पता कर सकते हैं। जैसे एआई से हम बात करें,
कि हमारा एक सॉफ्टवेयर है जो कि एआई के थ्रू हम पूरा क्लिनिक को मैनेज करते हैं और ऑटोमेट करते हैं अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग एंड इन्वेंटरी एंड बिलिंग्स में। तो उसमें एआई का इतना अच्छा रोल है कि अगर एक रिसेप्शनिस्ट को किसी पेशेंट को कॉल करना है तो उसे डेली कोल्ड कॉलिंग करने की जरूरत नहीं है। वो क्या करता है कि आप एज अ ह्यूमन वॉइस में वो उसे कांटेक्ट करता है एंड अपॉइंटमेंट शेड्यूल करता है और उसके बाद अपॉइंटमेंट शेड्यूल हो जाती है। तो उसमें क्लिनिक का टाइम भी बच रहा है। बट जो आप कॉलिंग की जो बात कर रहे हो, वो तो देखो कहीं भी कोई भी किसी सिस्टम में यूज हो सकता है। वो जरूरी नहीं है कि वो मेडिसिन में यूज हो, वो तो कहीं भी जिसका पब्लिक सिस्टम है, पब्लिक बेस्ड सिस्टम है, तो कोई भी बंदा किसी भी सेक्टर में यूज किसी सेक्टर में यूज हो सकता है। हाँ वो जरूरी नहीं कि स्पेशली मेडिसिन के लिए। हाँ, बट इसमें हेल्थ केयर को तो काफी वो इम्प्रोवाइज कर रहे हैं इसके थ्रू, जिससे कि हो सकता है कि और चीजों में हेल्प करे। जैसे आपने बताया कि एक्ने, एक्जिमा या कुछ फोटोग्राफी में भी हेल्प कर रहा है कि जिसमें हमें इजीली उसमें डायग्नोस करने में हेल्प मिले। ठीक है। और सेकंड चीज, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एआई कितने हद तक डॉक्टर्स के लिए हेल्पफुल रहेगा, और क्या ये डॉक्टर्स का, क्योंकि डॉक्टर्स एक ह्यूमन टच देता है पेशेंट को उनका ट्रीटमेंट करने में, इमोशनली भी और उन्हें मेंटली भी प्रिपेयर, मतलब डायग्नोसिस करते हैं, ट्रीट करते हैं। बट एआई क्या रिप्लेस कर सकता है? नहीं देखो, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। नहीं देखो क्या देयर आर चैलेंजेस। अब क्या है कि बायस्ड है, डेटाबेस जो है बायस है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो टाइप जो है, जो इंडियन और डार्कर स्किन है और लाइट स्किन है, उनमें हम जो है डेटाबेस डालते हैं और उसके हिसाब से वो देखा। मोस्ट ऑफ द टाइम डेटाबेस जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज का है, तो वाइट स्किन है। तो हमारी स्किन जो है वो डार्कर स्किन है, 4 5 6 टाइप की है। तो हमारे को स्पेशली वैलिडेशन करने के लिए डर्मेटोपैथोलॉजिस्ट और क्लिनिकल वैलिडेशन का असिस्टेंट ले सकते हैं, बट ये रिप्लेसमेंट नहीं है। और दूसरा क्या है, क्योंकि प्राइवेसी इथिकल इशू वो भी मतलब इमेज डेटा के कंसर्निंग है। तो इसलिए मेडिकल लीगल इश्यूज, रेगुलेटरी इश्यूज, वो सब मिसडायग्नोसिस और जो इंटरप्रेटेबिलिटी है, स्पेशली डीप लर्निंग मॉडल्स है, उनका भी ब्लैक बॉक्स टाइप का नेचर है, तो वो भी बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए हमारे को बड़ा ध्यान से करना चाहिए। अब क्योंकि इन लिमिटेशन के साथ साथ भी अभी रिसेंटली क्या हुआ कि मल्टी मॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम डेवलप किया डर्मेटोलॉजी में, जिसमें क्लिनिकल इमेज, डर्मोस्कोपी, हिस्टोपैथोलॉजी एंड जीनोमिक्स और कंबाइन कर दी गई। दैट इज कॉल्ड मल्टी मॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। तो इसमें हमने कोशिश की है कि भाई कुछ हमारे को समझ में आए, लेकिन मैं बोला ना फिर भी ये एक चैलेंज है। हाँ, एंड जैसे चैट जीपीटी है, उसमें डर्मेटोलॉजिकल काउंसलिंग डिफरेंट जनरेशन की कैसे करनी है, क्या करनी है, वो एक एडवांटेज है। देन हाइब्रिड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन मॉडल्स, वो स्पीड एक्यूरेसी है, उनकी स्पीड एक्यूरेसी है। अगर तुम अलग अलग यूज करें, सिर्फ हम कहेंगे जब हम एआई यूज करेंगे, लेकिन हाइब्रिड फॉर्म जो है बेटर है, जिसमें हम हाइब्रिड अपना डॉक्टर भी यूज करते हैं, एआई सिस्टम भी यूज करते हैं। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन डर्मेटोलॉजी के, खासकर मैं बात कर रहा हूँ डर्मेटोलॉजी में। और भी हैं देखो, रोबोटिक माइक्रोस्कोपी जैसे है, वो रूरल एरिया में यहाँ पे बड़ा मुश्किल काम है। तो एक आईसीएमआर ने पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है इसके बारे में, और वो जो दूर तक जाएगा उसका भी बहुत अच्छे वो होंगे। तो इसलिए हम इलेक्ट्रॉनिक डर्मेटोलॉजी रिकॉर्ड्स एंड पॉइंट ऑफ केयर एप्लीकेशंस जिनको क्या इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर, काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहेगा ये पॉडकास्ट हमारा, और इससे हमारे लिसनर को काफ़ी हेल्प मिलेगी। उन्हें एआई से लेके उनके स्किन, एक्ने और हेयर फॉल के बारे में भी काफ़ी मतलब हेल्प मिलेगी, जो काफ़ी उनके क्वेश्चंस रहते हैं जो कि सॉल्व नहीं होते हैं, और डॉक्टर के पास जाने के लिए उन्हें लगता है कि पैसे पे करने पड़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस हैं। तो वाइट कोट टॉक ये प्रॉब्लम सॉल्व करके देता है, अवेयरनेस क्रिएट करके देता है। तो अगर ये एपिसोड आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है या आपके कोई भी डाउट है
तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। एंड अगर आप डॉक्टर से डायरेक्ट कनेक्ट करना चाहते हैं, डॉक्टर वीके गरसर से, तो हम उनका गूगल माई बिजनेस और उनके सोशल मीडिया लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे, जिससे कि आपको डायरेक्ट आप डॉक्टर से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अपनी स्किन का ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।